धड़ाधड़ टेस्ट लूँगा अभी भाई साहब, और टेस्ट के मार्क्स नहीं आएंगे तो हम कॉफ़ी विथ योर पेरेंट्स, कॉफ़ी हम बांट के पियेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, सप्लाई एनालिसिस। यार रिजल्ट ना चने के झाड़ पे नहीं आता है, आपके रोज़ के एफर्ट्स पे आता है, वो चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, एनीथिंग। आपका अगर भाई साहब 1.5 घंटा क्लास ही भारी पड़ रहा है तो हाउ विल यू मैनेज टू स्कोर? आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी भाई साहब? नहीं होंगी भाई साहब, ये एक पहाड़ बन के, एक मॉन्स्टर बन के आपके सामने आएगा और तब आप पछताओगे। आज का एक दिन रहेगा और आपका रिजल्ट जब आउट होगा वो एक दिन रहेगा। इफ़ यू आर टू लेथार्जिक, मुझे बहाने सुनने को मिलते हैं कि कोई सो रहा है, हाउ कैन दिस बी एन एक्सक्यूज़? ऐसा तो नहीं ताबड़तोड़ अब भी मैसेज किया हो, अब भी कॉल किया हो, भाई साहब आ जाओ क्लास में। वेल प्लान्ड अलग से आपको मैसेज मिल जाता है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि टेस्ट मैंने शेड्यूल किया था, लेकिन मुझे दिख रहा है टेस्ट के पेपर्स भी मेरे पास अभी भी पड़े हुए, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है। बट आई विल कंडक्ट द टेस्ट दिस वीक इटसेल्फ, आई विल एंश्योर दैट द टेस्ट इज कंडक्टेड दिस वीक। जितने भी चैप्टर्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सबका हिसाब लूँगा भाई साहब, सबका, और हर एक का हिसाब आपको देना पड़ेगा। मेरे पास से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कराया है, आपको नोट्स भेजा है, आपको मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मैंने किया है। अभी आपकी बारी है, सो यू बेटर प्रिपेयर एंड स्कोर अप। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका फंडामेंटल जो एब्सेंटिज्म है वो कंट्रोल में नहीं है। ये आप बच्चे की उम्र के नहीं है कि आपको डांटू फटकारूँ फिर आप क्लास में आए, ना ही मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ इस मामले में, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सिंपल सी है, आपको मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगा, ना ही नोट्स में, ना ही आपके चैप्टर कवरेज में। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी, सारा नोट्स भी आपको जाएगा 1 by 1, पूरा चैप्टर, सारा वीडियो लेक्चर भी आपको जाएगा। इन केस यू वेर नॉट अटेंटिव, हो ही सकता है भाई साहब 1.5 घंटे की क्लास में आपका दिमाग इधर उधर हो रहा हो। इन केस यू आर नॉट अटेंटिव, यू कैन लिसन टू द वीडियो एज वेल। तो सारी सुख सुविधाएँ आपको उपलब्ध हो रही हैं, आपको रिजल्ट करना है। 25-25 मार्क्स का हर एक एग्ज़ाम होगा, and I will ensure that if you are not scoring anything above 17 to 18, I will call your parents and conduct a meeting with them, then be answerable। और मेरे पास सारा डेटा है, आपके एब्सेंटिज्म का डेटा है, कितने लेक्चर्स आपने मिस किए हैं उसका भी डेटा है, सब कुछ है। हम पूरा डेटा के साथ बात करेंगे, मैंने क्या पढ़ाया है, क्या कवर हुआ है वो भी है। हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है भाई साहब, कॉमर्स पढ़ रहे हैं आप। ओके, सप्लाई एनालिसिस, व्हाट इज़ बेसिकली सप्लाई एनालिसिस? हम जब कहीं पे कोई चीज़ सप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर्स को देखेंगे? भाई साहब कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस की, आप भाई साहब गांव खेड़े में जा रहे हैं, कितनी सप्लाई आपको कर रही है? आप समझ लो कैटल फीड मतलब समझते हो, गाय भैंस जो चारा खाते हैं, ठीक है, वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग कैटल फीड, सिंपल। विल यू बी प्रोड्यूसिंग इट फॉर विलेज एरियाज और फॉर अर्बन एरियाज? विलेज एरियाज, ठीक है। यू आर प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर चिप्स, will you be producing it for village areas or for urban areas? Obviously urban areas। तो सप्लाई एनालिसिस, भाई साहब सप्लाई कहाँ पे करना है, कितने में करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो सप्लाई कौन तय करता है? सप्लाई कौन तय करता है? आप नहीं, यू आर नॉट द डिसाइडर। हु डिसाइड्स ऑन द सप्लाई? हु डिसाइड्स ऑन द सप्लाई? द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। भाई साहब गांव खेड़े का एरिया है तो कैटल तो रहने ही वाला है, कैटल का क्या डिमांड है? बहुत ज़्यादा कैटल फीड चाहिए भाई साहब, तो इसीलिए वहाँ पे हम उसको सप्लाई करेंगे। भाई साहब अर्बन एरिया है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में कंप्यूटर्स लगेंगे ही, तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर चिप्स बिकेंगे। तो डिमांड डिसाइड्स द सप्लाई, ठीक है। तो आप डेफिनेटली सप्लाई आप कर रहे हो, लेकिन डिमांड डिसाइडिंग फैक्टर है सप्लाई का। डिमांड इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सप्लाई। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज सप्लाई, और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, तो वेटेज ऑफ द चैप्टर भाई साहब देख लेते हैं हम यहाँ पे। वेटेज ऑफ द चैप्टर सो आपके 4 मार्क्स में विथ ऑप्शन 10 मार्क्स हैं और विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स के आएंगे, मतलब आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर 7 मार्क्स के आ जाएंगे। MCQs में जो विथ ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं उसकी पॉसिबिलिटी 10 मार्क्स की है, एज पर द प्रीवियस एग्जामिनेशन दैट हैव हैपेंड टिल नाउ, दिस डेटा इज एज पर दैट, ठीक है। ओके, तो भाई साहब इंडेक्स में क्या है? इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक कितना है, सप्लाई कितना है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, वेरिएशन इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई,
कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये सारी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे भाई साहब? सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड देन ऑफर्स फॉर सेल इन द मार्केट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। क्या है? सिंपल चीजें हैं। सप्लाई क्या है? अमाउंट ऑफ कमोडिटी, ऑब्वियसली कितना कमोडिटी है, दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस, एक पर्टिकुलर फर्म जो है प्रोड्यूस कर रहा है, एंड देन ऑफर्स फॉर सेल। आप प्रोडक्शन किसके लिए करते हो? घर में सजाने के लिए? ऑब्वियसली नॉट, यू ऑफर इट फॉर सेल, ठीक है। सो इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? टू पुट अप द गुड्स फॉर सेल, क्लियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड देन ऑफर्स फॉर सेल इन द मार्केट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आपने भाई साहब खाने की कोई चीज़ प्रोड्यूस की, समझ लो पनीर प्रोड्यूस किया आपने, इसका एक शेल्फ लाइफ होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेल्फ लाइफ, राइट? भाई साहब कितने दिन तक वो ताज़ा रहेगा या कंज्यूमेबल रहेगा, वो डिपेंड करता है आपने उसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं। सो देयर विल बी अ शेल्फ लाइफ, मतलब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी अ शेल्फ लाइफ एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस। तो कुछ देर के लिए एट अ गिवन प्राइस में हम कितना एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड देन ऑफर्स फॉर सेल इन द मार्केट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। भाई साहब जो चीज़ आप तैयार कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए? बेचने के लिए। एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आपको उसको बेचना है और एक सर्टेन प्राइस पे बेचना है, वही सारी चीज़ें। अमाउंट ऑफ कमोडिटी, कितना कमोडिटी आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूसेस एंड देन ऑफर्स फॉर सेल, म्यूजियम में सजाने के लिए तो है नहीं, ठीक है, एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। जैसे अगर आपने समझ लो फर्नीचर प्रोड्यूस किया, इसको आप बहुत दिन तक रख सकते हो, है ना, सेल के लिए इसको बहुत दिन तक रख सकते हो भाई साहब। लोहे का चीज़ है, बहुत दिन तक रख सकते हो, थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन कोई खाने पीने की चीज़ हो गई, सबका शेल्फ लाइफ है भाई साहब, बटर का, चीज़ का, पनीर का, ये सारी चीज़ों का एक शेल्फ लाइफ होता है। कुछ चीज़ों का शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और कुछ चीज़ों का शेल्फ लाइफ कम होता है। तो इसीलिए टाइम पीरियड मैटर करता है। उसी टाइम के दौरान आपको उस चीज़ को सेल करना पड़ेगा, वरना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप भाई साहब देखोगे कैसे इसको सेल करना है और कौन से मार्केट पे सेल करना है। तो सारी चीज़ें आपकी डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हो गए। क्या? प्रोड्यूस गुड्स, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, पुट अप फॉर सेल, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन प्राइस। ये चार आपके फैक्टर्स हो गए। अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सप्लाई मतलब अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इन ऑर्डर टू पुट इट अप फॉर सेल एट अ सर्टेन गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस, ठीक है। ये आपके चार फैक्टर्स हो गए सप्लाई में। ऐसे ही मन धड़न कोई सप्लाई नहीं करेगा, ऐसे ही मन धड़न कोई भाई साहब गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप पहले मार्केट को स्टडी करोगे, राइट, वेयर इज योर कस्टमर बेस, आप उस चीज़ को अपने पास कितने दिन तक स्टॉक में रख सकते हैं और उस चीज़ को प्रॉपरली स्टॉक में रखने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको कर साहब डिटरमिन करनी है, ठीक है। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। व्हाट इज टोटल आउटपुट, ठीक है। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई साहब कितना आउटपुट है, कितना आपने प्रोडक्शन किया हुआ है, ठीक है। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, output is basically what? Output is produced in the process of production. Total output can be defined as the total quantity of a commodity produced at a given period of time in the economy, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा? कैन बी डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। कितना टोटल क्वांटिटी है एक कमोडिटी का एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितने टाइम के लिए वो प्रोड्यूस हुआ है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में भाई साहब कितना प्रोड्यूस हुआ है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? चलो बहुत बढ़िया। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स और फाइनल गुड्स। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब? इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स और फाइनल गुड्स, ठीक है। जो भी आपके इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल आपका इनपुट है भाई साहब, मशीनरी आपका इनपुट है भाई साहब, इन सब से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? फाइनल आउटपुट, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। मारुति सुजुकी प्रोड्यूस्ड 60,000 यूनिट्स ऑफ स्विफ्ट कार
in December 2019. This is the total output for that month, that is December 2019. तो मारुति सुजुकी ने भाई साहब 60,000 गाड़ियां बनाई दिसंबर 2019 में, और यही उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, टोटल आउटपुट। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, बहुत बढ़िया। स्टॉक क्या हो जाएगा? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब भाई साहब कितना क्वांटिटी है जो सेल के लिए अवेलेबल है। स्टॉक इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल फॉर सेल विथ अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक सेलर के पास कितना क्वांटिटी अवेलेबल है पुट अप फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, ऑन द 15th of December 2019, Maruti Suzuki had 25,000 units of Swift car in their warehouse. This was the stock on that day, है ना भाई साहब? 25,000 कार इनके warehouse में थे, तो ये क्या हो जाएगा? उस दिन के लिए स्टॉक है। स्टॉक मतलब समझ रहे हैं, जो सेल अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है? तो इट इज बेसिकली स्टॉक। स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज पोटेंशियल सप्लाई। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब आप एक मारुति सुजुकी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, फिर दूसरे 4 दिनों में एक और प्रोड्यूस किया, फिर उसको बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई साहब धंधा, ठीक है? आप एक लॉट में कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं, और फिर भाई साहब धड़ाधड़ बेच रहे हैं। दैट इज द सप्लाई चेन। ऐसा नहीं कि एक कार आज बनाया, ठीक है, उसको बेचा, उसके बाद कुछ पैसा आया, फिर दूसरा कार बनाया। नो, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट मैनेज्ड। सो व्हाट इज बेसिकली स्टॉक? स्टॉक इज समथिंग which is a source of supply. It is potential supply. Now what do we mean by potential supply? What do we mean by potential supply? अरे भाई साहब पोटेंशियल सप्लाई क्या होगा? बहुत गर्मी लग रही है क्या? हैं, आंसर नहीं दे पा रहा। पोटेंशियल सप्लाई क्या होगा? व्हाट इज पोटेंशियल सप्लाई? आप जो मार्केट में गुड्स को उतारोगे, कहां से उतारोगे? एक एक करके नहीं, लॉट में उतारोगे ना, तो आपके स्टॉक में से ही तो ये गुड्स उतरेंगे। तो आज ये स्टॉक है, कल ये सेल होगा। टुडे इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, टुमारो इट विल जनरेट सेल्स फॉर यू, ठीक है? तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल सप्लाई। अभी तक हमारा निर्धारित नहीं हुआ है कि ये सेल होगा या नहीं, लेकिन ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है? तो स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। स्टॉक से ही सेल होता है। इट इज पोटेंशियल सप्लाई। विदाउट स्टॉक सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। स्टॉक बिना किए आप सप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है? विदाउट स्टॉकिंग अप इट इज नॉट पॉसिबल। अभी हम बात करते हैं सप्लाई। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वही 4 चीजों पे चीजें घूमेंगी। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी वो सेल पे दे सकता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सप्लाई, ठीक है? सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज रेडी टू पुट अप फॉर सेल एट अ सर्टेन गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? ये आपके 4 चीजों पे सारा डिफिनेशन होगा, देखो, ठीक है? ये हो जाएगा आपका भाई साहब सप्लाई, ठीक है? सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी, ठीक है? तो आप देख रहे हो भाई साहब सप्लाई को हम किस में रिलेट कर रहे हैं भाई साहब? ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ गुड्स तो है ही, प्लस प्राइस में, टाइम में और क्वांटिटी में, ठीक है? हो सकता है भाई साहब आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग डिमांड्स हो जाए। जैसे आपने देखा अचानक भयानक में पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो क्या होगा? उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कौन सा? कार, उसका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही आपका पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे कोरिलेट कीजिए। द मोमेंट पेट्रोल प्राइसेस शूट अप, व्हाट विल हैपन? द डिमांड फॉर कार्स विल गो डाउन बिकॉज दीज आर व्हाट? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम की बात है, ठीक है? समझ लो पेप्सी और मोस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स, they are very much high in demand during the summer season. Obviously during the winter or maybe in the monsoon season their demands will go down, ठीक है? These soft drinks or cold drinks are basically preferable in very hot regions, hot and humid regions, not in colder regions, ठीक है? तो ये सारी चीजें भाई साहब,
ड्यूरिंग सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में सेल बढ़ता है, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, एक गिवन प्राइस पे हम उसको देखते हैं। कुछ चीज़ों की ना जो प्राइसिंग है वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे दूध की दुकान में दूध का रेट लिखा रहता है रोज का, है ना, देखा है आपने। डेयरी में आपका दूध का जो खुला दूध मिलता है उसका रेट लिखा रहता है, पनीर का भाव लिखा रहता है, ठीक है। अंडे की दुकान में आपके अंडे के प्राइसेस लिखे रहते हैं, देखो। सो दीज आर फ्लक्चुएटिंग गुड्स, ठीक है, इनके प्राइसेस जो है तो फ्लक्चुएट होते हैं एंड हेंस देयर प्राइसेस आर रिटन। सप्लाई इज अ रिलेटेड टर्म, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। आउट ऑफ द 25,000 cars in stock, Maruti Suzuki offers 15,000 cars for sale when the price is almost how much? 10 lakh per car. This is the actual supply. मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 25,000 कार में 15,000 कार मारुति का सुजुकी ने 25,000 कार उन्होंने स्टॉक में है, लेकिन उन्होंने सेल के लिए कितना उठाया? 15,000 कार वो रिलीज करेंगे मार्केट में और उसका प्राइस उन्होंने फिक्स रखा है 10 लाख। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? वाई नॉट द एंटायर 25,000 कार्स? 25 के 25,000 वो मार्केट में उतार सकते हैं, क्यों नहीं उतार रहे हैं? लेकिन तुमने प्रोड्यूस तो कर दिया है ना, तुम्हारा खर्चा तो लग गया ना, जो लेबर रॉ मटेरियल लगना था तुम्हारा वो तो लग चुका है ना इन 25,000 में, तो तुम अभी 15,000 क्यों उतार रहे हो मार्केट में? बाकी 10,000 क्यों नहीं? एक साथ बिक नहीं सकते सब, क्या वही रीजन होगा? लेकिन बिकने के पर्पस के लिए तुमने उठाया ना, तो तुम क्यों नहीं उतार रहे हो? सोचो, बेचने के तुमने घर पे सजाने के लिए तो बनाया नहीं है, बाकी का 10,000 क्यों नहीं उतार रहे हो मार्केट में? एक साथ सब नहीं बिक सकते, हाँ वो थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो मेन फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं उतारे हैं आप? हाँ, एडवर्टाइजमेंट से कोई रिलेशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट। हाँ, क्या करेंगे स्टॉक का, क्या आचार डालेंगे? आप को रिलेट कीजिए भाई साहब, पिछले चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ा था, एंटीसिपेशन। अगर आपको मालूम है कि पेट्रोल प्राइसेस आगे गिरने वाले हैं तो मेरे कार का डिमांड बढ़ जाएगा। ये 15,000 अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, 10,000 स्टॉक में रख रहा हूँ। कितने? 25,000 प्रोड्यूस किए, 15,000 अभी डाल रहा हूँ। 10,000 अगर मेरा पेट्रोल का दाम कमा तो लोग और कार परचेस करेंगे, तभी मैं इसको उतारूंगा और तभी मैं 10 लाख नहीं 12 लाख लूँगा, ठीक है। ये है स्टॉक, ठीक है, ये है स्टॉक के साथ आप खेल सकते हैं, आप स्टॉक के साथ खेल सकते हैं एज पर द मार्केट। तो फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस, आपने देखो ये वाला फैक्टर पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आपका अगर एंटिसिपेशन है कि अगले 6 महीने में शायद गवर्नमेंट चेंज हो जाए और शायद भाई साहब या तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस फॉल हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अगर प्राइस फॉल होता है तो क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो डिमांड बढ़ेगा तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन में इसको बेच सकता हूँ, ठीक है। समझ लो, अगर यहाँ पे कार नहीं होता था, लेट्स से गारमेंट्स होते थे, गारमेंट्स, ठीक है, गारमेंट्स मैंने 25,000 मैन्युफैक्चर किए और मैं 15,000 को अभी उतार रहा हूँ, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, ये 10,000 मैं नहीं उतारूंगा। कब उतारूंगा? दिवाली के टाइम पे। कब उतारूंगा? फेस्टिव सीजन में, ठीक है। वहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लोग खरीदेंगे इसको, डिमांड ज़्यादा रहेगी और तब सारे के सारे बिक जाएंगे और अच्छे दाम में बिक जाएंगे। सो वी कीप स्टॉक्स, वी विल नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक्स, we will always have to keep stocks, we will ensure that stocks are there always, because अगर आपका स्टॉक नहीं रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। स्टॉक्स में ही आप खेलेंगे, जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं स्टॉक से ही खेलते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आप सारा का सारा एक साथ नहीं उतारेंगे। तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए आपका सप्लाई कितना है? 25,000 में से कितना डाला है आपने? 15,000, जो भी आपने प्राइसिंग उसकी रखी है 15,000 इंटू दिस पर कार, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्लाई, मार्केट में ये आपका सप्लाई है। जो बाकी का 10,000 है, सॉरी हाँ 10,000 है, वो आपका स्टॉक है, वो आपका सप्लाई नहीं है, ये आपका सप्लाई है। तो सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ गुड्स आउट ऑफ स्टॉक विच इज पुट अप फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम फ्रेम बाय द प्रोड्यूसर। क्लियर है? ओके। इंडिविजुअल सप्लाई, भाई साहब इंडिविजुअल सप्लाई, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड दैट एन इंडिविजुअल सिंगल प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिविजुअल मतलब छोटे मोटे जो लोग सप्लायर्स होते हैं,
छोटे मोटे यूनिट्स में जो लोग चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ गुड दैट एन इंडिविजुअल सिंगल प्रोड्यूसर है भाई साहब, इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। विलिंग भी होना चाहिए और एबल टू ऑफर फॉर सेल, ठीक है। प्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन नहीं मुझे बेचना ही नहीं है, मेरे को घर पे ही रखना है इसको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई इंडिविजुअल फार्मर हो गया भाई साहब, ठीक है। फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है, अभी उसके घर वाले भी तो खाएंगे ना भाई साहब, सबका सब वो मार्केट में थोड़ी ना बेच देगा। तो ही इज नॉट विलिंग टू शेयर द एंटायर आउटपुट इन द मार्केट, ही इज गोइंग टू कीप अ गुड चंक फॉर हिज फैमिली फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है, एंड द रेस्ट ही इज गोइंग टू सेल इन द मार्केट। तो इसीलिए विलिंगनेस बहुत, आप बोलेंगे भाई साहब गुड्स प्रोड्यूस किया तो विलिंगनेस क्यों नहीं होगा? विलिंगनेस हमारा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ हम बचा कर रखते हैं, ठीक है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट एन इंडिविजुअल और अ सिंगल प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। तो विलिंग भी है और ऑफर कर रहा है भाई साहब सेल पे एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो वही चीजों में घूम रहा है, पूरा सप्लाई में हर एक वही चीज आएगा। देखो क्वांटिटी, गिवन टाइम फ्रेम, गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें घूमती रहेंगी, ठीक है। विलिंग टू and able to offer for sale. Individual supply schedule, it is a tabular representation of quantities of a good that an individual producer is willing and able to offer for sale at different prices during a given period of time. तो मतलब कैसा है, देखो जैसे मैंने आपको बताया भाई, आप अंडे की दुकान पे चले जाइए, उनका रोज का रेट रहता है भाई साहब अंडे का, दूध की दुकान अलग अलग रेट रहता है आपका, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट होता है। तो एक गिवन टाइम फ्रेम में अलग अलग प्राइसेस में मैं उसी स्टॉक को बेच रहा हूं, समझ में आ रहा है। जैसे अभी मंजरी का समझ लो भाई साहब, साड़ी का बुटीक है, ठीक है। तो मंजरी क्या कर रही है, देख रही है कि भाई साहब दिवाली आने वाला है, ठीक है, या होली आने वाली है, या कोई बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, ये गणपति वगैरह सब एक साथ ही आते हैं ना वो अगस्त सितंबर के महीने में। तो मंजरी क्या करेगी, ये अच्छे प्रोडक्ट्स को दबा देगी, ठीक है। अभी जो भी कस्टमर आ रहे हैं, हाँ भैया ये चाहिए वो चाहिए, लेना है लो, नहीं तो जाओ, ऐसा बोल। जैसे ही भाई साहब सेल बढ़ेगा, ये सारे स्टॉक वो बाहर करेगी और मुंह मांगा दाम निकालेगी। जिस साड़ी को वो आज भाई साहब प्राइस लगा रही है 1500, उस टाइम पे वो क्या बोलेगी भाई साहब 2500, और 2500 पे 10% का डिस्काउंट दिखाएगी। कितना हो गया, 250 का डिस्काउंट भाई साहब, 25,000, 2,500 पे 250 का डिस्काउंट, कितना हो गया तुम्हारा भाई साहब 22,000, ठीक है, सॉरी अपना 2250। तो इस तरह से जहाँ पे वो 1500 कमाने वाली थी, वहाँ पे वो कितना छाप रही है, 2200, ठीक है। सो लुक एट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दैट शी इज मेकिंग। तो व्हाट इज शी डूइंग, कि शी इज होल्डिंग द स्टॉक एंड शी इज सेलिंग द सेम स्टॉक एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ गिवन टाइम फ्रेम। उसने जिस प्राइस में एक साड़ी को भाई साहब जुलाई में बेचा है, उसी प्राइस में उसी साड़ी को उसने अगस्त में नहीं बेचा, उसने ज़्यादा दाम लगा दिया, क्योंकि फेस्टिव सीजन है भाई साहब, उसने उस चीज़ का फायदा उठाया, ठीक है। करेंगे लोग, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग। मतलब आप एक ही स्टॉक के एक ही गुड को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग प्राइस में बेच रहे हैं। एक टाइम फ्रेम के एक पीरियड में आपने इतने में बेचा। तो अभी मंजरी जब अकाउंटिंग करेगी तो क्वार्टरली अकाउंटिंग होती है भाई साहब, क्वार्टरली अकाउंटिंग होती है। मतलब समझ लो जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गया, तो अभी जुलाई में देखा जाएगा कि भाई साहब इस साड़ी का उसने इतने दाम लगाया है, अगस्त में उतने दाम लगा पे बेचा है, सितंबर में उतने दाम पे बेचा है। तो अलग अलग प्राइसिंग की है उसने, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, कि कितने लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी आप देख लो भाई साहब, कोरोना के टाइम पे आपके जो ये फेस मास्क थे या सैनिटाइजर्स थे, जब शुरुआत में हुआ ये, तो भाई साहब एक एक फेस मास्क 150-200 200 रुपये में बिका है। आज भाई साहब 10 रुपये में बिक रहा है वो, ठीक है। सो 200 रुपये में लोग उसको खरीद रहे थे, क्योंकि वही भाई साहब ज़रूरी है। सैनिटाइज़र भाई साहब 350 में बेचा है लोगों ने। जो 15 रुपये का एक सैनिटाइज़र का बॉटल आता है, वो 250-300 रुपये में बेचा है। तो मतलब दिन दुगना चौगुना ऐसा प्रॉफिट कमाया है लोगों ने। तो वही है भाई साहब कि आप किस टाइम पे उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, एट वॉट टाइम आर यू सेलिंग दैट प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो जैसे समझ लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है एक्स, 10 रुपये, क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक, आपने कितना सप्लाई किया, 100। जैसे मैंने मंजरी का एग्जांपल लिया, जैसे ही उसको प्राइस राइज दिखता है, फेस्टिव सीजन दिखता है, तो वो ज़्यादा लॉन्च करेगी। देखा यहाँ पे जैसे क्वांटिटी, जैसे उसको दिख गया भाई साहब 50 रुपये का हो गया, 10 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में हो गई, उसने सीधा सीधा 500 स्टॉक उतार दिया, ठीक है। मार्केट में भाई साहब 500 साड़ियाँ उतार दी उसने,
ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि भाई साहब मार्केट में तो स्टॉक से इस तरह से खेलना है, आपको स्टॉक को कैसे मैनिपुलेट करना है, दैट इज बेसिकली एन इफेक्टिव बिजनेसमैन्स रोल। पूरे साल भर अगर आप स्टॉक को सेम प्राइस पे ही बेचते रहोगे तो वो काम तो कोई भी कर सकता है। वेयर इज योर इंटेलिजेंस, ठीक है। आप अगर पूरे साल भर साड़ी को उसी रेट पे बेचते रहे तो मतलब ठीक है, चलो आपने प्रॉफिट कमाया रहेगा, लेकिन पूरे साल भर कस्टमर आपके पास आ रहा है, वही प्राइस पे आप साड़ी दे रहे हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होंगे तो जब आपका स्टॉक ज़्यादा बिकेगा तब आप प्राइस को बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड दैट्स व्हेन यू विल बी अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो आप देखो 10 रुपये की कमोडिटी थी तो सप्लायर ने कितना बेचा भाई साहब, क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक, इन्होंने कितना सप्लाई दिया, 100 kg मार्केट पे उतारा। जैसे ही वो कमोडिटी का प्राइस फॉर सर्टेन रीजंस 20 रुपये हो गया, उसने भाई साहब 200 उड़ा, मतलब मार्केट में उतारा। और ये कहाँ से आ रहा है, जो पाइल्ड अप स्टॉक है वहाँ से आ रहा है। 30 रुपये हो गया भाई साहब, 300 उतार दिया उसने। 40 रुपये हो गया, 400 उतार दिया। 50 रुपये हो गया भाई साहब, 500 उतार दिया। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। सो इस तरह से भाई साहब क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक हो गई। It can be observed that more quantity is supplied at higher prices and less quantity is supplied at lower prices. It indicates a direct relationship between price and quantity supplied. समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आप देखोगे मोर क्वांटिटी, जब आपके प्राइस हाइयर जाएंगे तब आप ज़्यादा सप्लाई करोगे ना, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट है। भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 हो गया क्वांटिटी का प्राइस, अभी ज़्यादा उतारो, ठीक है, ज़्यादा कमाएंगे हम। यहाँ पे कहाँ पे 10 रुपये कमा रहे थे हम उस पर, ठीक है, तो हमने 100 ही उतारे उसमें। जैसे ही हमारा उस कमोडिटी का प्राइस 50 हो गया, हमने 500 उतार दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट हायर प्राइसेस। अगर आप एक सप्लायर हैं और इफेक्टिव सप्लायर हैं तो आप मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। आप भाई साहब मार्केट में जब प्राइस राइज होगा तब ज़्यादा प्रोडक्ट उतारेंगे, और प्राइस राइज कब होगा ये आपको पता चलना चाहिए। यू विल बी नोइंग अबाउट इट। जैसे आपको मालूम है जो लोग सोने होने का काम करते हैं, सोने हीरे चांदी का काम करते हैं, उन लोग देखते हैं भाई साहब कभी आपका फेस्टिवल सीजन आने वाला है, कभी आपका शादी ब्याह का सीजन आएगा, तब उन लोग भाई साहब गोल्ड का दाम बढ़ाएंगे। गोल्ड का दाम भाई साहब फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट हायर प्राइसेस एंड लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड एट लोअर प्राइसेस। इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। डायरेक्ट मतलब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। अगर आपका भाई साहब प्राइस बढ़ा तो मेरा सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम हो गया तो मेरा सप्लाई भी कम हो गया। डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, इनवर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो इफ देयर इज एन anticipation by the supplier that the prices of the particular goods that he is manufacturing are going to go up, then he will start stocking up those goods and wait for the moment when the price goes up, and then he will supply more in the market, ठीक है। Are we clear? Obviously to earn more profits, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा सप्लाई वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई में, अपना प्राइस और सप्लाई में ये आपका भाई साहब को रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इन द डायग्राम क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। एज एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। द सप्लाई कर्व एस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप? मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। एक परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू, वही सेम चीज है। देखो अभी हम मार्केट सप्लाई की बात कर रहे थे, अभी क्या बात कर रहे थे? इंडिविजुअल सप्लाई की। मार्केट सप्लाई मतलब मार्केट में जो सप्लाई होती है एक प्रोड्यूसर से नहीं आती भाई साहब, वो चीज़ें अलग अलग प्रोड्यूसर से आ रही हैं, ठीक है। मार्केट में जो सप्लाई हो रही है तो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली पंपिंग दोज थिंग्स इन द मार्केट। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल सेलर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। तो अलग अलग ए है, बी है, सी है, डी है, दे आर डिफरेंट sellers and they are selling the same product in the market. Clear है भाई साहब? Clear है? One second. ओके, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल में आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको।
of a good that all producers are willing and able to offer for sale at different prices during a given period of time. Are we clear to this one people? समझ में आ रही है? Okay. मार्केट सप्लाई शेड्यूल, तो अब देख लो भाई साहब, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10, क्वांटिटी ऑफ एक्स सप्लाइड, और ये हो गया मार्केट सप्लाई। अभी देखो सेलर ए है भाई साहब, ठीक है, जब प्राइस 10 रुपए है तो सेलर ए क्या कर रहा है, ये 100 गुड्स उतार रहा है, सेलर बी 200 गुड्स उतार रहा है, सेलर सी 300 गुड्स उतार रहा है। तुमको क्या लगता है सेलर सी बेवकूफ है? वाई इज ही पुटिंग 300 गुड्स? सेलर ए जब 100 गुड्स उतारा तो ये भी सेलर ए भी, ये भी कुछ नहीं, ये ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसके परसेंटेज के गुड्स के हिसाब से वो मार्केट में उतने गुड्स उतार रहा है, ठीक है, उसका जो स्टॉक है वो ज़्यादा बड़ा है और उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से वो 300 गुड्स उतार रहा है, लेकिन वो भी कम ही उतार रहा है, ठीक है, ही इज ऑल्सो वेटिंग। तो आपका भाई साहब मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, सेलर ए प्लस सेलर बी प्लस सेलर बी, दैट इज 600 गुड्स आर देयर इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। जब 20 रुपीज हो गया तो सेलर ए ने बी 200 उतारे, सेलर बी ने 300 और सेलर सी ने 400, टोटल भाई साहब 900 गुड्स उतर गए मार्केट में एट अ प्राइस ऑफ 30 हुआ, तो सेलर ए ने इतना, सेलर बी ने इतना, सेलर सी ने इतना, फिर देखो 50 पे 500 600 700, तो ऐसा सब लोग खेल रहे हैं भाई साहब, एवरीबडी इज प्लेइंग, ठीक है, एवरीबडी इज बेसिकली ensuring that more and more goods are supplied when the price goes up, ठीक है, when the price goes up। तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा भाई साहब, मार्केट सप्लाई विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल सेलर सप्लाईज। तो जो इंडिविजुअल सेलर सप्लाईज हैं उनको हम ऐड करेंगे और हमको मिल जाएगा क्या, मार्केट सप्लाई, ठीक है, क्लियर, ओके। It can be observed that more quantity is supplied at higher prices and less quantity is supplied at lower prices। तो आपका जब higher prices होगा, more quantity is supplied and less quantity is supplied at lower prices। जब भाई साहब देखो less quantity is supplied at lower prices, जब आपका prices higher होगा तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। It indicates a direct relationship between price and quantity supplied, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड और ये हो गया मार्केट शेड्यूल बेसिकली, ठीक है, दिस इज द मार्केट सप्लाई कर्व, इट इज द सेम एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। द सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, देखो दिस इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स अपवर्ड। सप्लाई कर्व में आप इस एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस। What is it that you are representing? As the price goes up, the supplies goes up, ठीक है, तो it is a slope that is pointing upward, slopes upward, ठीक है, from left to right, indicating a direct relationship between price and quantity supplied। तो price और quantity में भाई साहब direct relationship है, if price increases quantity increases, if quantity increases price increases, ठीक है, okay, check your grasp। Dash can be defined as the sum of total quantity of the commodity produced at a given period of time in the economy। अब बताइए क्या होगा इन चारों में? Yes, you supply, okay, total output, dash is always expressed in relation to price, time and quantity, stock, total output, supply, marginal revenue। by stock, dash is the total quantity of commodity available for sale with a seller at a particular period of time, stock, total output, supply, aggregate supply। State with reasons whether you agree or disagree with the following statements। repeated question है, देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। there is no difference between stock and supply। स्टॉक और सप्लाई में कोई डिफरेंस है? देखो स्टॉक को आपको पूरा पूरा बेचना है, सप्लाई को आप टुकड़ों में बेचोगे, ठीक है। स्टॉक मतलब बिकेंगे दोनों ही, कोई भी गुड आपने प्रोड्यूस नहीं किया होगा म्यूजियम में सजाने के लिए, ठीक है, उसको आपने बेचने के इरादे से ही प्रोड्यूस किया रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत गुड्स आप अपने होम यूज़ के लिए रख रहे हो, लेकिन अगर वो होम यूज़ के लिए नहीं रखोगे तो भी आप उसका पैसा देते ही थे, ठीक है। सो वी विल हैव टू चेक। नो, आई डोंट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट।
सो स्टॉक एंड सप्लाई आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, वाओ, ठीक है। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका भाई साहब कितना स्टॉक है, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितना कमोडिटी अवेलेबल है सेल के लिए, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है पूरा सेल करने के लिए, वो वेट कर रहा है, ठीक है। स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज पोटेंशियल सप्लाई, मतलब भाई साहब ये आगे चल के उसके लिए पैसा है, ठीक है। पोटेंशियल सप्लाई, इट हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल सप्लाई एज ऑफ नाउ, इट इज पोटेंशियल सप्लाई। रे 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 okay, supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing, कितनी इच्छा है उसकी, हाँ अभी इतना निकालना है मुझे, ठीक है, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन पीरियड ड्यूरिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सप्लाई इज डिराइव्ड आउट ऑफ स्टॉक, सप्लाई जो होता है आपका आउट ऑफ स्टॉक से आता है। एंड एबिलिटी ऑफ अ सेलर टू सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है। सप्लाई भाई साहब आएगा स्टॉक से ही, स्टॉक का थोड़ा बहुत माइनस हो गया, फिर थोड़ा बहुत माइनस हो गया, तब तक उसने दूसरा और भी डाल दिया उसमें, ठीक है। ओके, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, अनटिल अनलेस भाई साहब आप उसको स्टॉक करें सप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो देयर हैज टू बी स्टॉकिंग डन, ओनली देन सप्लाई कैन बी डन। अदरवाइज एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं, एक गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेच, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे सप्लाई करना चाहते हैं, यू शुड बी हैविंग कमेंडेबल स्टॉक, ठीक है, एंड दैट स्टॉक हैज टू बी रिलीज इन द मार्केट एज एंड व्हेन यू विश एट द प्राइस दैट इज देयर इन द मार्केट, ठीक है, सो दैट यू कैन अर्न मोर। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, ज़्यादा करके हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होगा स्टॉक, ज़्यादा करके जितने भी आपके बड़े बड़े कंपनियों के गुड्स हैं। देखो कैसा है, अगर मैं समझ लो एसी खरीदने जाऊं और डाइकिन का एसी खरीदना मैंने डिमांड में कर लिया है, भाई साहब मैं गया शोरूम में, अरे हमारा ना अभी स्टॉक आया नहीं है, फिर स्टॉक होगा, फिर हम तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, अरे ये कैसी कंपनी है भाई साहब, स्टॉक ही नहीं है इनके पास, अभी कस्टमर रुकेगा अभी 3 महीने के लिए, ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कस्टमर्स माइट बैक ऑफ। कभी कभी कैसा होता है ना कि जो गुड्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि उनके स्टॉक को हम उतना नहीं रख सकते। जैसे अगर आप देखोगे बुलेट या रॉयल एनफील्ड, इसकी जो बुकिंग होती थी, ठीक है, उसको भाई साहब 5 महीने पहले आप बुकिंग करते हो, उसके बाद 6th महीने में शायद आप, अभी तो ज़्यादा हो गया है, अभी तो फटाफट मिल जाता है, 1 महीने में आपको शायद मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब कभी कभी 1 साल बाद आपकी गाड़ी आ रही है, ठीक है, मतलब स्टॉक उतना ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत हैवी व्हीकल है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए नहीं क्योंकि भाई साहब डिमांड नहीं है, इसलिए क्योंकि भाई साहब वो स्टॉक क्रिएट नहीं हो पाती इतनी जल्दी, वो एक हैवी है, हैवी चीज़ है, ठीक है। तो स्टॉक्स आपके वैसे होते हैं भाई साहब, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई, द स्टॉक एंड सप्लाई आर डिफरेंट। तो स्टॉक और सप्लाई जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्टॉक स्टोर्ड गुड्स हैं और सप्लाई मतलब आपने डिसाइड कर लिया है इतने स्टॉक से इतने गुड को अभी मैं सेल पे डालूंगा, ठीक है, बाकी का स्टॉक पे रखूंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। स्टॉक सिर्फ क्या मतलब, आपको क्या लगता है सिर्फ जो गुड्स आपके मार्केट में आते हैं वही स्टॉक होता है? कितने तरीके के स्टॉक हो सकते हैं बताइए। चलिए आपने भाई साहब लेट्स से गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप गारमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सबल शर्ट मैन्युफैक्चर हैं, तो इतने आपने 15,000 शर्ट मैन्युफैक्चर किए, उसमें से आपने मार्केट में उतारे 5,000, तो 15,000 आपका स्टॉक हो गया। सप्लाई कितने का हो गया भाई साहब? 5,000, ठीक है। और कुछ आपको लगता है जो स्टॉक हो सकता है? एनीथिंग एल्स? गुड्स को थोड़ा सा अलग से देखो, और कुछ हो सकता है? कार्स हो गए आपके, मशीन्स हो गए, चलिए, हाँ, मोबाइल फोन्स हो गए, चलिए, और कुछ? क्या बिल्डिंग में जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी स्टॉक हो सकता है आपके लिए? अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, किसी बिल्डर ने कोई बिल्डिंग बनाई है, उसमें 100 फ्लैट्स हैं, क्या ये 100 फ्लैट्स उसके लिए स्टॉक होंगे? बिल्कुल होंगे भाई साहब, है ना। वो देखेगा अभी कि भाई साहब गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ लॉन्च कर रहा है, होम लोन के रेट्स कम कर रहा है या नहीं। होम लोन के रेट्स अगर कम होंगे तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी में, बाय आउट करेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्लेस टू रेंट एंड पे रेंट दे विल बाय आउट दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि बिल्डिंग बन के तैयार हो गए, सारे फ्लैट्स ले लो भाई साहब फटाफट? नहीं नहीं,
ये लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास ना अभी एक ही फ्लैट बाकी है, ऐसा 10 फ्लैट बिके नहीं होंगे उसके पास, लेकिन वो बोलेंगे कि एक ही फ्लैट बाकी है। वो बाकी के 9 फ्लैट्स घुमाएंगे। जैसे जैसे भाई साहब बिल्डिंग में डेवलपमेंट होता जाएगा, लोग आने लगेंगे, सोसाइटी बनने लगेगी, भाई साहब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड देन इट विल सेल इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका बिल्डिंग जो बनता है, जिसमें फ्लैट, एक बिल्डर ने अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसमें जो फ्लैट्स हैं वो भी आपके स्टॉक्स ही तो हैं, दे आर स्टॉक्स ओनली, ठीक है। आप डिसाइड करोगे कब किसको बेचना है। समझ लो भाई साहब, आपने देखा कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग तो चल पड़ी, लोग भाई साहब धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शॉप्स पे खेल जाएंगे। जो नीचे के फ्लोर में जो शॉप्स हैं उसको 2 को आपने किसी को दे दिया है, बाकी 5 को आप रखेंगे, नहीं देंगे। एकदम सारे बिल्डिंग में लोग आने दो, जब लोगों को दिखेगा भाई साहब ये लाइट जल रही है, वो जा जाइए, और एकदम लोकेशन जब लोगों की नज़रों में आने लगेगा वो बिल्डिंग, तो हर एक बिजनेसमैन चाहेगा कि वहाँ पे शॉप्स खरीदें। तो आज की तारीख में अगर कोई शॉप बिक रहा होगा भाई साहब 50 लाख में, थोड़े दिन अगर मैं रुक जाता हूँ, 1 साल अगर मैं रुक जाता हूँ, तो उसी शॉप को मैं 2 करोड़ में बेच सकता हूँ, ठीक है। मार्केट बढ़ेगा, लोग रहने आएंगे और फिर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। आप विश्वास करेंगे, मैंने यहाँ पे कामोटे में आज से 15 साल पहले 2 BHK लिया था। कितने प्राइस पे लिया था? एनी आइडिया? हंस दोगे आप लोग अगर आप प्राइसिंग थोड़ा भी फ्लैट का जानते रहेंगे तो। आज की तारीख में 1 BHK कितने का है कामोटे में? 50 to 60 चलिए भाई साहब, और वो भी मतलब अच्छे खासे उसमें, मतलब 50 to 60 में मिल जाएगा। वो भी उतना बड़ा बड़ा रूम नहीं मिलेगा आपको शायद, ठीक है, लोडिंग वोडिंग रहता है। खैर 60 लाख 1 BHK। आप बताइए, मैंने आज से 15 साल पहले इस बाजू वाली बिल्डिंग में मैंने एक 2 BHK लिया था, कितने में लिया रहेगा? 10 लाख, ओनली 10 लैक्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। मतलब 15 साल में प्रॉपर्टी का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ चला गया है, ठीक है। सो दैट्स वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, फट 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 राइज होता है भाई साहब। मैं जब आया था तो वैसे सिचुएशन भी थी भाई साहब, ये जो रोड दिख रहा है आपको नहीं था, ये सब रोड नहीं था, ठीक है। हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे। एक वो स्कूल था, वो क्या MUM कुछ तो स्कूल है ना उधर फैक्ट्री के उधर जाने में, और एक था वो सुधागढ़, तभी भाई साहब स्कूल्स थे। तो ऐसा था, थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया लगता था, मतलब लोग कम थे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया भाई साहब, स्कूल्स आ गए, बैंक्स आ गए। अब तो हर चप्पे चप्पे पे आपको स्कूल मिल जाएगा, बैंक्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें। जो आपकी हॉस्पिटल्स तो भाई साहब भरमार हो गई, हर दूसरे बिल्डिंग में हॉस्पिटल दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बढ़ गई हैं। तो प्रॉपर्टी की रेट्स ऑटोमेटिकली देखिए 10 लाख से आज की तारीख में 60 लाख में आ गया। वो भी मैं 10 लाख तो ये भाई साहब बोल रहे हैं 160 लाख तो एक 1 BHK का बोल रहे हैं, 2 BHK का नहीं करके 80 to 90 लाख जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर, दे विल शूट अप। 10-15 साल में डेवलपमेंट हो गया भाई साहब, पट्टा पट शूट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैनिपुलेशन दैट यू हैव टू डू, कि भाई साहब मार्केट कब बढ़ रहा है और मैं अपने स्टॉक्स को कैसे मैनिपुलेट करके मार्केट में उतारूं, ठीक है। आपको क्या लगता है जब आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट लेने जाते हो या समझ लो एक शॉप लेने जाते हो, तो रियल स्टेट का जो एजेंट है जो आपको बेच रहा है, या जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और वो बोलेंगे भाई साहब 2 ही बचा है, 4 ही बचा है उस फेसिंग, नहीं, वो गलत बोल रहे हैं भाई साहब। उनके पास 15-20 पड़े होंगे, आपको नहीं देंगे अभी। वो वेट कर रहे हैं कभी भाई साहब लोगों की नज़रों में ये प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। हर रोज़ उस रोड से कम 1000 लोग तो गुजरते होंगे, और 1000 लोगों की नज़रों में आता होगा तो वो और 1000 को बोलते होंगे, वो 1000। तो इस तरह से उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी, और फिर जब मार्केटिंग बढ़ेगी 20-40 हज़ार को मालूम चल जाएगा, 20-40 हज़ार में बस 500 लोग तो आएंगे वहाँ पे, उन 500 लोगों में हम मुँह मांगा दाम उतार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट बन के रेडी हो गया, आ जाओ भाई साहब ले लो, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। आप कभी भी देखेंगे कोई भी बिल्डिंग में सोसाइटी 6 महीने में नहीं बनती। अगर सारे फ्लैट्स भी बिक गए होंगे ना, सोसाइटी भाई साहब बनती नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि जब तक पूरे फ्लैट्स आपके सोसाइटी के अंडर में नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं बनती है। देयर इज अ परसेंटेज ऑफ फ्लैट्स दैट नीड टू बी सोल्ड बिफोर द बिल्डिंग इज ऑथराइज्ड टू फॉर्म अ सोसाइटी ऑफ इट्स ओन। और इसको टाइम लगता है, 2-2.5 साल तो किसी भी बिल्डिंग में लगता है, और 2-2.5 साल में लोग खेलते रहते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट वाले भी खेलते रहते हैं और बिल्डर्स भी खेलते रहते हैं, मतलब प्राइस को हाइप करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मैं 15 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो भी मेरे को रियल एस्टेट वाले ने बोला, अरे वो देखो भाई साहब एयरपोर्ट आने वाला, वहाँ पे प्लेन लैंडिंग होने वाली है। अभी तक भाई साहब ना एयरपोर्ट बना है, ना कोई प्लेन आया है, ना कुछ होगा। मेरे को नहीं लगता अगले 10-15 सालों में भी ये होने वाला है, लेकिन रियल एस्टेट वाले इसी पे खेल रहे हैं भाई साहब। वो आ गया बस, कल ही आप प्लेन वहाँ से उड़ेगा भाई साहब, वहाँ से बुकिंग कर लो, एडवांस बुकिंग। अब ये चल रहा है भाई साहब, लोग हाइप करते हैं, ठीक है। तो हाइप करते हैं, तो ये सब दैट इज देयर। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, द स्टॉक एंड सप्लाई आर डिफरेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट
स्टॉक एंड सप्लाई, ठीक है। टोटल आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई साहब प्रोडक्शन करेंगे तो आउटपुट तो होगा ही। ऐसे ही भाई साहब रॉ मटेरियल तो आप नहीं लाएंगे, ऐसे ही भाई साहब मशीन को तो यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही तो आप लेबर नहीं डालोगे, ठीक है। योर पर्पज इज टू गेट एन आउटपुट। आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी प्रोसेस में जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां पे आउटपुट तो होना ही होना है, ठीक है। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, ठीक है। टोटल आउटपुट क्या है भाई साहब? कैन बी डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। टोटल आउटपुट है क्या भाई साहब? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन द इकोनॉमी। समझ में आ रहा है भाई साहब? टोटल आउटपुट हो गया। वही सेम चीजें हैं, देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, ठीक है। स्टॉक क्या हो जाएगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो आउटपुट क्या है? प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसको अभी भी मैंने स्टॉक में कन्वर्ट नहीं किया है। आउटपुट और स्टॉक में डिफरेंस क्या है? आपने प्रोड्यूस किया है गुड्स को, लेकिन उसको तैयार नहीं किया है फॉर सेल के लिए, वो रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जैसे समझो कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने रूम बना दिया है, रूम में अभी पानी का कनेक्शन नहीं दिया है, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है, तो टोटल आउटपुट आपका रेडी है, लेकिन आपका स्टॉक रेडी नहीं है। इट इज नॉट स्टिल कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। क्या ये समझ में आ रहा है? स्टॉक मतलब सेल के लिए रेडी, सेल करना है कि नहीं ये आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है? आउटपुट मतलब जो रूम बनना था वो बन चुका है, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं दिया है, बिजली का मीटर नहीं दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, बाकी सब कुछ रेडी है, तो वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। दैट विल बी अ टोटल आउटपुट। जैसे ही आपने पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन उसमें दे दिया है, अभी आपकी मर्जी है कब आप उसको सेल करेंगे, तो स्टॉक में परिवर्तित हो गया। द डे यू आर पुटिंग इट अप फॉर सेल इट विल बी सप्लाई, ठीक है, ओके। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ commodity available for sale with a seller at a particular period of time, ठीक है। Example, on the 15th of December 2019, Maruti Suzuki had 25,000 units of Swift car in their warehouse. This is the stock as on that day. स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। भाई साहब स्टॉक से सप्लाई होता है, ठीक है, सारा सप्लाई आपके स्टॉक से होता है। इट इज पोटेंशियल सप्लाई पीपल। पोटेंशियल सप्लाई मतलब यही आपका आगे चल के सेल में परिवर्तित होगा, ठीक है, ओके। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअलसन, सप्लाई refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply। कितना मार्केट प्राइस है और कितना भाई साहब प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। इन सिंपल वर्ड्स, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सप्लाई क्या हो जाएगा भाई साहब? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कितना भाई साहब क्वांटिटी है एक कमोडिटी का, दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर, विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वही सारी चीजें आ जाती हैं भाई साहब, ओके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी। Price is an important factor influencing the supply of a commodity. When the price is high, more quantity is supplied by the producers and vice versa. भाई साहब जितना आप प्राइस को हाई करेंगे उतना ज़्यादा क्वांटिटी आप सप्लाई करेंगे, ठीक है। मोर इज द प्राइस द मोर इज द क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड बाय सप्लायर्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सप्लायर्स वेट ही करते हैं भाई साहब कभी प्राइस बढ़े, हम ज़्यादा मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है, ओके। Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में भाई साहब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या हो जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई। तो आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है भाई साहब, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जब कामोटे में आया था भाई साहब मेरे को 2 BHK 10 लाख में मिला था, आज की तारीख में 1 BHK 60 लाख में बिक रहा है। क्यों ये चेंज हुआ? किस लिए चेंज हुआ? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रोड्स डेवलप हुए हैं, पानी डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ है, स्कूल्स डेवलप हुए हैं, कॉलेजेस डेवलप हुए हैं, फार्मासिस्ट डेवलप हुए हैं, मार्केट डेवलप हुआ है, प्लस आपके बैंक्स आए हैं, फिर और क्या भाई साहब आपके
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, शॉप्स डेवलप हुए हैं, ठीक है, तमाम जो इंसान को ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सारे स्कूल्स ऑब्वियसली डेवलप हुए हैं, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसके वजह से प्राइस बढ़ा है, ठीक है। सो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हेन द प्राइस इज हाई मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड वाइस वर्सा, दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो भाई साहब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा सप्लायर्स मार्केट में क्वांटिटी को लॉन्च करते रहेंगे। मोर इज द प्राइस, मोर इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर्स इन द मार्केट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या हो जाएंगे भाई साहब? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई साहब? दे विल सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? आपके ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, दीज आर बेसिकली व्हाट आपका ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा होगा तो प्राइसेस आपके कम होंगे, क्योंकि भाई साहब ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूर तक आप कम प्राइस में चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। सो दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा भाई साहब, कम्युनिकेशन बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब माल आ रहा है, कभी माल जा रहा है, ये सारी चीज़ों का तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, ठीक है। बैंकिंग का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट एक्सेट्रा द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई। तो ये चीज़ें प्रोडक्शन को भी इन्फ्लुएंस करती हैं और ये चीज़ें आपके सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। क्लियर है? देयरफॉर अ कंट्री विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विल हैव मोर सप्लाई एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जिस कंट्री का भाई साहब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेलवेज, रोडवेज, ये सब आपके अच्छे होंगे, उसमें सप्लाई अच्छा होगा, ठीक है। लोगों तक चीज़ें, ज़रूरतमंद की चीज़ें पहुंचेंगी, ठीक है। पीपल विल बी एबल टू मेक यूज एंड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द सप्लाई। बहुत दूर दूर तक और बहुत दूर दराज की जगहों तक चीज़ें पर्याप्त रूप में पहुंचेंगी, ठीक है। क्लियर? ओके। नेचुरल कंडीशंस, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब भाई साहब नेचुरल कंडीशंस होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे भाई साहब आपके बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये सप्लाई का एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। भाई साहब अगर मुझे बारिश के रीजन में कोई समझ लो फूड के क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड आइटम्स को, दाल हो गया, रो क्यों रही हो, ठीक ठाक सब ओके, समझ लो दाल हो गया, राइस हो गया, ठीक है, वीट हो गया, आई हैव टू सप्लाई दिस इन अ प्लेस वेयर देयर इज टू मच ऑफ रेन्स। तो जहाँ पे भी रेंज ज़्यादा होंगे वहाँ पे मेरी चीज़ों की सड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये एक है। फिर आपका जहाँ पे मतलब आग वोग ज़्यादा लगती हो, जहाँ पे भाई साहब ऐसे नेचुरल घुर्नी मतलब ऐसा समझते हैं ना, टोर्नेडो आता हो, ठीक है, आइस हो सकता है ज़्यादा गिरता हो, स्नोफॉल ज़्यादा होता हो, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होता हो, कोई जगह पे सुनामी ज़्यादा आता है, ठीक है, कहीं कहीं पे सूखा ज़्यादा पड़ता है। तो ये सारे नेचुरल कंडीशंस हैं विच विल डिटरमिन सप्लाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके जैसे सूखे मतलब ऐसे एरियाज जो बहुत हॉट होते हैं वहाँ पे पेप्सी, ठीक है, आपका आइसक्रीम, ये बहुत ज़्यादा चलेगा। भाई साहब यहाँ पे बेचने जाओगे लोग दौड़ाएंगे तुमको, भाई साहब क्या पागल हो, ठंडे में हम मर रहे हो और ये सब क्या दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेचुरल कंडीशंस क्या क्या हैं आपकी, ठीक है। अगर समझ लो भाई आप ऐसे जगह पे घर बनाने जा रहे हो जहाँ पे भाई साहब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो कौन खरीदेगा वहाँ पे घर, ठीक है। कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा और घर रह जाएगा, तो नोबडी विल, तो दीज आर थिंग्स विच विल डिटरमिन, ठीक है। तो आपके नेचुरल कंडीशंस एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड्स ऑन प्राइमरली नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। सो व्हेन देयर इज सफिशिएंट मॉनसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, द हार्वेस्ट विल बी गुड एंड द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। तो भाई साहब पर्याप्त मात्रा में जिस टाइम पे बारिश या पानी चाहिए थी, क्रॉप्स को उस टाइम पे बारिश या पानी मिली है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा एग्रीकल्चरल गुड्स का, ठीक है। सो इफ द क्रॉप्स हैव रिसीव्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ fertilizers and sufficient amount of rainfall and all, their goods will increase, supply of agri. However, in case of poor climatic conditions, there will be a decrease in the supply of these products. अगर भाई साहब पुअर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो नेचुरल कंडीशंस हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसी, द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा ऑल्सो इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन एंड सप्लाई। भाई साहब अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया गुड्स पे, ठीक है, तो वो आपके उस पर इम्पैक्ट करेगा। सब्सिडीज मतलब छूट देना, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे छूट देता है, सब्सिडीज देता है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लाइसेंसिंग,
किसी किसी चीज़ पे आपको बहुत भारी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिकती है? दारू, ठीक है। अल्कोहल इज़ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अल्कोहल की दुकान लगाने जाओगे तो बहुत भारी भरकम लाइसेंस लगेगा आपको, ठीक है। सो लाइसेंसिंग बहुत टफ है उसके लिए। आप सोचोगे चलो चलो कल दारू की दुकान खोलते हैं, मस्त चलेगा, भाई साहब कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए लाइसेंस के लिए भाई साहब आपके जूते घिस जाएंगे, इतने चक्कर मारने पड़ेंगे और इतना पैसा जाएगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, ठीक है। तो लाइसेंस, ये सारी चीज़ें भाई साहब आपके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो भी सप्लाई पे इम्पैक्ट करती हैं, दे बेसिकली इम्पैक्ट द सप्लाई, ठीक है। द सप्लाई इज मोर व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल एंड वाइस वर्सा। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, द सप्लाई इन दैट सेक्टर विल बी मोर, ठीक है। और वही भाई साहब गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ठीक है। तो सप्लाई विल बी मोर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्लियर है? ओके। When the government announced lockdown during COVID-19 pandemic, there was a fall in the overall supply of various goods. तो obviously भाई साहब आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट रुक जाएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट रुक जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी भाई साहब। तो सप्लाई जो है तो धीरे धीरे बहुत सारे गुड्स की कम हो गई, ठीक है। व्हेन पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, सारे देशों में हुआ वो, और इससे क्या हुआ भाई साहब, सप्लाई ऑफ गुड्स बंद पड़ गई, ठीक है। जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी उनके ही सेल होने के वांदे हो गए, तो अलग से क्या सेल करें, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पैक्ट हुआ, जैसे आपका 4 व्हीलर का सेक्टर, ठीक है। तो भाई गाड़ियाँ ही नहीं निकलेंगी रास्ते पे तो खरीदेगा कौन, ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स पाइल अप होने लगी, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, if the process of production is technology driven then the cost of production is less and speed is more। तो आपका भाई साहब आज की तारीख में भाई साहब अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हथौड़ा मार के काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट फिजिबल। एवरीथिंग इज नाउ गोइंग इन अ फास्ट ट्रैक मोड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आप देखो ये इससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। एक ब्लैक बोर्ड भाई साहब इससे रिप्लेस हो गया, वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एंड वी हैव टू, इसी चीज़ को अगर मुझे भाई साहब ब्लैक बोर्ड में लिखना पड़े तो 15 मिनट तो मेरे उधर ही चले जाएंगे, फिर आप उसको नोट डाउन करोगे। ये सारी चीज़ें भाई साहब रिकॉर्ड हो रही हैं, कैप्चर हो रही हैं, फटाफट भाई साहब हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो इफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो कोई भी प्रोसेस अगर आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, आप भरपूर मात्रा में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका लेस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्म, एक बहुत बड़ा फार्म है, उसमें आप भाई साहब मैनुअल लेबर से भाई साहब खुदाई करवा रहे हैं, मैनुअल लेबर से फसल उगा रहे हैं, और उसी चीज़ में आपने ट्रैक्टर चला दी, ठीक है। ट्रैक्टर एक मैकेनाइज हो गया, टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ कर दिया, तो एक दिन में ही आपका पूरा खेत तैयार हो जाएगा। उसी चीज़ को भाई साहब अगर आप लेबर के साथ करोगे तो यू विल टेक डेज टुगेदर, यू विल हैव टू स्पेंड डेज टुगेदर इन ऑर्डर टू कल्टिवेट इट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। द सप्लाई ऑफ मशीन वोवन क्लोथ इज मोर देन हैंडलूम क्लोथ। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एनेबल प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द सप्लाई, ठीक है। तो आपका भाई साहब मशीन वोवन क्लोथ इज मोर देन हैंडलूम क्लोथ। क्यों? क्योंकि मशीन जो है तो बहुत सारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में क्लोथ्स बनाता है, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्लोथ्स बनाता है। तो हैंडलूम क्लोथ्स क्या होते हैं भाई साहब? जो आप हाथ से बुनते हैं, ठीक है। द सप्लाई ऑफ मशीन वोवन क्लोथ इज मोर देन हैंडलूम क्लोथ। तो ये कभी भी ज़्यादा होगा। हैंडलूम भाई साहब जो मतलब चरखा काट के भाई साहब हाथ से आप बना रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी ये ज़्यादा होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एनेबल प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द सप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, देन हायर क्वालिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। जितना कम होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा आप क्वालिटी पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा भाई साहब तो आप क्वालिटी क्या संभालोगे, ठीक है। तो आप क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट, आप ज़्यादा पैसा क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में डाल सकते हो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है तो भाई साहब क्वालिटी की क्या सोचोगे आप? पैसा क्या बचाओगे, क्या खर्च करोगे, ठीक है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है, देन हायर क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, लोअर क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये सब तो भाई साहब आपके प्राइस पे डिपेंड करता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया आपको कि स्टॉक आपके पास है सेल करने के लिए, लेकिन सारा का सारा आप मार्केट में नहीं उतारोगे, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग स्टॉक्स टू बी मोर इन डिमांड ड्यूरिंग अ सर्टन मंथ, ठीक है। जैसे मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे मालूम है कि दिवाली के टाइम पे या भाई साहब नवरात्रि के टाइम पे, जो भी उस टाइम पे जो फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे लोग ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं,
तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक्स को थोड़ा सा रख दूंगा, दबा के रख दूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉन्च करूंगा। और मेजर स्टॉक मैं लॉन्च करूंगा कब, जब वो डिमांड में हो, धड़ाधड़ जब चीज़ें बिके, ठीक है। सो ये मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि भाई साहब मैंने मारुति सुजुकी ने 25,000 गाड़ियाँ बनाई, ठीक है, 15,000 को लॉन्च किया, 10,000 को रख दिया। 10,000 को रखा है कब, जब पेट्रोल का प्राइस उनको दिख रहा है कि भाई साहब अगले कुछ महीनों में कम होगा। जैसे ही कम होगा, लोगों की उत्सुकता बढ़ेगी नए कार्स खरीदने में, तब हम इनको लॉन्च करेंगे और एट अ हायर प्राइस लॉन्च करेंगे, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। If the producers expect the price to rise in new future, they will withhold the stock and this will lead to a decrease in supply, ठीक है। ज़्यादा करके जो बजट का सेशन होता है, बहुत सारे जो लोग जिस धंधे में हैं उनको मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि बजट में ये चीज़ ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो बजट अनाउंसमेंट के पहले आपको दिखेगा कि कुछ कुछ चीज़ें सप्लायर्स लोग फटाक से दाम कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बजट में और ज़्यादा कम होने वाला है, तो ये जो स्टॉक है उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़े कम दाम में बेच दो। अगर समझ लो 20,000 रुपये का कोई टीवी सेट है, ठीक है, जो बजट में भाई साहब कम होकर 18,000 होने वाला है, तो सेलर क्या करेगा, उसको 19,000 में उड़ाने की कोशिश करेगा। अभी कभी एक महीने में बजट अनाउंस होने वाला है, सेलर को दिख रहा है भाई साहब ये इसका ना प्राइस कम ही होने वाला है, 18,000 तक आ जाएगा, अभी मैं बेचूंगा तो 20,000 दे देगा कोई। लेकिन अगर फिर भी नहीं ले रहा है तो मुझे मतलब मजबूरन इसको 18,000 में बेचना पड़ेगा। मैं 2,000 का लॉस लूँ, इससे अच्छा 1,000 का लॉस ले लेता हूँ, इसको डिस्काउंट दिखा देता हूँ और 19,000 में बिकवा देता हूँ, ठीक है। सो दैट इज थिंग्स आर। अगर उल्टा दिखे भाई साहब 20,000 की टीवी है और अगर उसको दिख रहा है कि भाई साहब बजट सेशन में इसका प्राइस बढ़ के 25 होने वाला है, वो भाई साहब टीवी को ठूंस देगा गोदाम में, वो छुपा के रखेगा, टीवी को बिकने ही नहीं देगा, कस्टमर मांगेगा भी और हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये 20,000 की भाई साहब उसको पहले ही वो प्रॉफिट कमा रहा था, 5,000 का प्रॉफिट दे देगा बजट सेशन के बाद, ठीक है। सो फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ प्राइसेस इज व्हाट एनेबल्स द सेलर टू मैनिपुलेट द सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज स्टॉक, ठीक है। जो स्टॉक है उसमें से वो कैसे गुड्स को सप्लाई करेगा वो डिपेंड करता है कि भाई साहब फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ प्राइसेस क्या है। लोग अगर इसमें माहिर हो जाते हैं ना तो फिर वो खेलने लगते हैं, देन दे कैन मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। If the producers expect the prices to rise in future, they will withhold the stock and this will lead to a decrease in supply, ठीक है। However, if they expect the prices to fall in future, then they will supply more, ठीक है। Many sellers withheld stocks of masks and sanitizers। देखो भाई साहब मास्क और सैनिटाइजर को क्या किया इन लोगों ने भाई साहब, स्टॉक में रख लिया भाई साहब, 150 रुपये 200 रुपये में भाई साहब बिकाइए, ठीक है। Pandemic expecting to get a higher price in the future, this led to a decrease in the supply of these commodities। उनको लग ही रहा था कि भाई साहब पैंडेमिक और बढ़ने वाला है, पैंडेमिक और बढ़ने वाला है तो इन चीज़ों की ज़रूरत है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है और बढ़ने वाली है तो हम इनको स्टॉक करके रखते हैं, अभी फ़िलहाल मार्केट में रिलीज़ नहीं करेंगे, लोगों को तड़पने दो और थोड़ी देर बाद में हम हाई प्राइस के साथ इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। पीपल विल बी रेडी टू पे एनी प्राइस टू बाई दीज प्रोडक्ट्स। अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सप्लाई आर नेचर ऑफ द मार्केट, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये सारे आपके दूसरे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं भाई साहब, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन, द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई आपका भाई साहब फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थियरी का। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। व्हाट डज इट स्टेट? द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है भाई साहब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हर एक डेफिनेशन में आप देखेंगे ये अदर थिंग बीइंग्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई। जितना ज़्यादा आप प्राइस को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो सप्लाई होगा। एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेसर इज द क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। जितना कम होगा प्राइस उतना लेसर इज द क्वांटिटी सप्लाई। सो जैसे अगर आप देखोगे अदर फैक्टर्स remaining constant, a rise in price results in a rise in quantity supplied and a fall in price results in a
फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो भाई साहब अदर फैक्टर्स अगर आपके कांस्टेंट रहे तो अ राइज इन प्राइस, अगर प्राइस में राइज हुआ तो इट विल रिजल्ट इन द क्वांटिटी। ठीक है, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन अ राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड अ फॉल इन प्राइस रिजल्ट्स इन द फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्राइस के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है किसका? सप्लाई का। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई होगा, प्राइस कम होगा तो मार्केट में कम सप्लाई होगा। ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ हो गया भाई साहब। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा? द लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई शेड्यूल एज फॉलोज। तो आप देखो ये सप्लाई शेड्यूल हो गया। कोई भी कमोडिटी ले लो, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये दिखा दो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक बढ़ जाएगा। कितना क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं इन केजीज पर वीक, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो सप्लाई बढ़ेगा कब? जब आपका प्राइस भाई साहब बढ़ रहा हो। From the above table, it can be seen that as the price of the commodity rises, quantity supplied also rises, and when the price of the commodity falls, quantity supplied also falls. ठीक है, so जैसे जैसे price of a commodity rises, quantity supply also rises, and when the price of a commodity falls, the quantity supplied also falls. ठीक है, this shows direct relationship between price and quantity supplied. सप्लाई कर्व आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? द लॉ ऑफ सप्लाई कर्व कैन बी फर्दर एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग सप्लाई कर्व डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब सप्लाई कर्व हो गया। दिस इज बेसिकली द सप्लाई कर्व। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, सो इन द डायग्राम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सप्लाइड। एस एस इज द सप्लाई कर्व विच स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो भाई साहब देखो स्लोप है आपका अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। It represents direct relationship between price and quantity supplied. ठीक है, price and quantity supplied. The law of supply is based on the following assumptions. क्या क्या assumptions हैं भाई साहब? Constant cost of production, constant technique of production, no change in weather and natural condition. Constant cost of production मतलब law of supply ये बोल रहा है कि भाई साहब आपका जो cost लगता है प्रोडक्शन में वो constant रहना चाहिए। अचानक भयानक में भाई साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा आर्टिकल का। ठीक है, तो कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपका होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सेम टेक्निक से वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, कोई दूसरा भारी भरकम टेक्निक आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। नो चेंज इन वेदर और नेचुरल कंडीशन, कोई आकस्मिक चेंज नहीं हुआ है वेदर में भी और नेचुरल कंडीशंस में भी। ठीक है, कोई भारी भरकम चेंज नहीं हुआ है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी कोई भारी भरकम चेंज फिलहाल नहीं हुआ है। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, अदर गुड्स के प्राइस जो है वो आपके चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है आपका प्राइस को लेकर उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुए। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स एज वेल, दूसरे फैक्टर्स में कोई भी भारी भरकम चेंज आपका नहीं हुआ है। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम्स दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है भाई साहब? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस, अगर भाई साहब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है देन द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर एंड द सप्लाई विल इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भाई साहब आपका रिड्यूस हो रहा है द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एंड द सप्लाई विल इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। Constant technique of production, the law of supply assumes that there is no change in the state of technology and technique of production. तो ये भाई साहब assume कर रहा है कि कोई change नहीं है in the state of technology and the technique of production. ठीक है, ना ही टेक्नोलॉजी में और ना ही चेंज। ठीक है, if there is an upgradation in technology and thereby improvement in production techniques, the production will increase and there will be an increase in supply in spite of no change in price. ठीक है, अगर भाई साहब अपग्रेड हुआ है टेक्नोलॉजी and thereby improvement in production techniques, then the production will increase and there will be an increase in the supply in spite of no change in the price. ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब होनी है। No change in weather and natural conditions, it is assumed that natural conditions which influence the production of agricultural goods remain the same. If there is a natural calamity or if the weather conditions become unfavorable, then the production of agricultural goods will be affected and the supply will decrease without a change in price. No change in government policy. The law of supply assumes that there is no change in the government policies like taxation,
subsidies, licensing, trade policy, etc. No change in transport cost. The law assumes that there is no change in the conditions of transport facilities and transport cost. Example, better transport facility increases supply at the same price and vice versa. ठीक है? No change in price of other goods. If there is an increase in the price of other goods, then the firm may divert its resources to the production of those goods and the supply of the given commodity will fall in spite of no change in its price. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट करती हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे. वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो.